हेलो दोस्तों, वेलकम जेके एसबी मॉक्स। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल। तो आज ये हमारा सेशन नंबर 2 है आपके मॉक टेस्ट्स का। तो पहले सेशन में हमने जीके के 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। तो आज के इस सेशन में हम 10 क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस जनरल साइंस के, ठीक है। तो ये लेक्चर सीरीज जो है ये आपके जेके एसबी सुपरवाइजर और जितने भी आपके जेके एसबी के एग्जाम है, जैसे पटवारी का है या जूनियर असिस्टेंट का है, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज के इस सेक्शन में हम करेंगे जनरल नॉलेज के जनरल साइंस के 10 क्वेश्चंस डिस्कस। तो पिछले जो लेक्चर नंबर 1 था इसका, तो उसमें हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए जनरल नॉलेज के। तो उम्मीद है आपने वो जो लेक्चर है वो ऑलरेडी देखा होगा। अगर नहीं देखा अभी तक तो आप प्लीज़ वो भी देखें। तो इससे पहले भी हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो भी हमने हर एक टॉपिक या हर एक सब्जेक्ट पे डिस्कस किए हैं। साइंस है या जनरल साइंस है या कंप्यूटर भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो आई होप कि आपको ये हमारी लेक्चर सीरीज जो है ये बहुत इंफॉर्मेटिव लग रही होगी और हेल्पफुल भी लग रही होगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके लास्ट मोमेंट में, ठीक है। और हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें अगर आपको हमारे लेक्चर्स जो है इंफॉर्मेटिव लग रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? व्हाट फैक्टर्स आर कंसिडर्ड एज द कॉजेस ऑफ यूट्रोफिकेशन। तो हमें बताना है कौन से फैक्टर्स क्या है कॉजेस हैं फॉर द कॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन। तो पहले हम देखेंगे यूट्रोफिकेशन जो है यह क्या मतलब है। तो यूट्रोफिकेशन क्या है? इट इज इंक्रीज इन द न्यूट्रिएंट्स इनटू वाटर बॉडीज। फॉर एग्जांपल हमारी वाटर बॉडीज जो है इनमें अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स की जो क्या है कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी। न्यूट्रिएंट्स तो इन वाटर बॉडीज में क्या है न्यूट्रिएंट्स के अगर जो है कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो इसकी वजह से क्या है यहाँ पे एल्गल ग्रोथ जो है वो यहाँ पे बढ़ जाती है। ऐसे मतलब एल्गल ग्रोथ जो है इन वाटर बॉडीज में इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से वो बढ़ जाती है। या हम अगर यहाँ पे इनमें फर्टिलाइजर्स के अगर हम यूज करेंगे तो वो फिर चले जाएंगे किस में, इन वाटर बॉडीज में चले जाएंगे। तो यहाँ पे फिर एल्गल ग्रोथ जो है एल्गे जो है वो यहाँ पे उनकी जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे बढ़ जाती है। और उसकी वजह से फिर क्या हो जाता है, जो इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो उसकी जो है यहाँ पे कमी हो जाती है। और इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कौन एब्जॉर्ब यहाँ पे करेंगे, वो करेंगे ऑब्टेन ये एल्गे जो है या एल्गल ब्लूम्स हम यहाँ पे उनकी बात करेंगे तो वो यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे। तो जो यहाँ पे फिर फिशेज होंगे उनके लिए जो है ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी हो जाएगी और उसकी वजह से फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से यहाँ पे फिश की डेथ हो जाएगी। और इसको कहा जाता है फिर नेचुरल एजिंग ऑफ लेक्स भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये है पूरा प्रोसेस आपका यहाँ पे यूट्रोफिकेशन का। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो इंक्रीज हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स इनटू द वाटर बॉडीज लाइक जैसे नाइट्रोजन है आपका, इसी तरह फास्फोरस जो है इनकी अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाएंगे लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ एल्गे, ठीक। एंड दस डिक्रीज द ऑक्सीजन लेवल इन वाटर लीडिंग टू द डेथ ऑफ फिशेस। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए अब इसके दो टाइप्स है, एक तो एंथ्रोपोजेनिक यूट्रोफिकेशन और दूसरा है आपका नेचुरल यूट्रोफिकेशन। तो देखिए एंथ्रोपोजेनिक का क्या मतलब है, जब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बढ़ जाएगा ये ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज रेस्पॉन्सिबल होगी इस सब के लिए। और अब अगर यही होगा बाय नेचुरल इवेंट्स की वजह से होगा तो उसको कहा जाता है नेचुरल यूट्रोफिकेशन। तो यहाँ पे आपको यूट्रोफिकेशन जो है इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, यानी कि इसको कहा जाता है नेचुरल एजिंग ऑफ लेक्स भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे एल्गे की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से और उसकी वजह से फिर ऑक्सीजन की यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो जाती है। और फिशेस के लिए फिर या मोलस्क जो है उनके लिए यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और फिर उसकी वजह से यहाँ पे फिशेस की डेथ भी हो जाती है। तो इसके लिए क्या फैक्टर है, इंक्रीमेंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये भी करेक्ट है। यूजिंग फर्टिलाइजर्स एक्सेसिवली, तो ये भी यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे बोथ ए एंड बी, तो दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट्स क्या है करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच आर द फॉलोइंग केमिकल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर। तो किन की वजह से यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर का ओजोन जो है वो यहाँ पे डिप्लीट हो जाता है। तो रेफ्रिजरेटर्स, प्रोपेलेंट्स, फोम ब्लोइंग एजेंट्स या ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए इनको कहा जाता है एक्चुअली में, देखिए ओडीएस, यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे इनकी। ओडीएस यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस इनको कहा जाता है, डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो ये क्या है, ये जो है रेफ्रिजरेटर्स या एसी जो है
ठीक है, ये क्या करते हैं, ये करते हैं प्रोड्यूस क्या, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, यानी कि जैसे कि आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, इसी तरह हेलोनस है, इसी तरह मीथाइल ब्रोमाइड है, इसी तरह एक और है यहाँ पे, वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये सारे क्या है, इनको कहा जाता है ओडीएस, यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। और क्यों रिलीज करता है इनको रिलीज करते हैं यही रेफ्रिजरेटर्स जो है, आपके प्रोपेलेंट्स है, इसी तरह आपके एयर कंडीशनर जो है वो भी है, इसी तरह फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है वो सारे ये जो है ओडीएस यहाँ पे रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओजोन लेयर होता है प्रेजेंट आपके स्ट्रेटोस्फीयर में, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और इनमें से जो मेन है वो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये है मेन ओडीएस, इनके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बैन्स द प्रोडक्शन ऑफ विच आर द फॉलोइंग केमिकल्स। तो हमें बताना है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये किसकी बैन जो है, किन केमिकल्स पे ये बैन लगाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये लगाता है बैन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिरोनस। इसी तरह ऑप्शन बी है कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोनस या टेट्राक्लोरो इथेन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस तरह ये ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसी तरह हेलोनस या ट्राइक्लोरो इथेन या CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो उन पे ये बैन लगाता है। ये एक ट्रीटी है, कौन सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है। एक तो आप यहाँ पे देखना, एक तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और एक है क्योटो प्रोटोकॉल, एक इसी तरह है वीना कन्वेंशन। तो ये सारे आप एक बार देख लेना, ये आपके एनवायरनमेंट के जो टॉपिक्स हैं उनका ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह 14 है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा फॉल्स है अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। इंक्रीज्ड इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज ए नेचुरल प्रोसेस, यानी कि ये कह रहा है पे जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो है लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि इंक्रीज्ड इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस। ये कि गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये खाली नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये मैन मेड प्रोसेस भी है, जिसका रेस्पॉन्सिबल जो कौन है, ह्यूमन्स भी हैं। तो ये गलत है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल प्रोसेस। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस दैट मेंटेन्स द अर्थस टेम्परेचर, जो मेंटेन करता है क्या, अर्थस टेम्परेचर को ये क्या करता है, मेंटेन करता है। लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये बोलता है ये स्टेटमेंट की जो लाइफ है ये पॉसिबल है ऑन अर्थ ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्यों, ये करेक्ट भी है, ये आया था आपके FEE के एग्जाम में ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पॉसिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो है इन प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो लाइफ क्या है, लाइफ ऑन अर्थ वो क्या है, वो है पॉसिबल। इंक्रीज्ड इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज द अर्थस टेम्परेचर। तो वो क्या करता है, वो भी क्या करता है, यहाँ पे अर्थस टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये भी क्या करेक्ट, और ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। अब अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, ये क्या है, ये फॉल्स है। तो हमें बताना ये फॉल्स कौन सा है। तो 14 का क्या है, 14 का ऑप्शन नंबर ए क्या है, यहाँ पे फॉल्स है। तो बाकी सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो जब हम बर्न करते हैं क्या, फॉसिल फ्यूल्स, डिक्रीजेस ग्रीन हाउस गैसेज, इंक्रीजेस ग्रीन हाउस गैसेज, इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल या इंक्रीज इथेन लेवल। देखिए ये दो रॉन्ग है। तो अब देखना है ग्रीन हाउस गैसेज की जो है वो क्या है, लेवल हो जाएगी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। तो उनकी जो है वो हो जाएगी इंक्रीज, यानी कि इंक्रीजेस ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस में क्या क्या आता है, इसमें आता है आपके वाटर वेपर्स आते हैं, आपका इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो यहाँ पे बर्निंग ऑफ फॉसिल्स की वजह से ग्रीन हाउस गैस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, which of the following gas affects human health by reducing the blood's ability to carry oxygen to different parts of the body। तो बताना है वो कौन सा गैस है जो इफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को, कैसे, बाय रिड्यूसिंग द ब्लड्स एफिनिटी टू कैरी, यानी जो ब्लड जो है ब्लड की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल देखिए जो आपका हीमोग्लोबिन होता है या ब्लड होता है, इसकी एफिनिटी होती है किसके लिए, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को कैरी करता है ये हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन जो है ये फिर हर एक बॉडी में जो है ऑक्सीजन फिर पहुंचा देता है ब्लड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कौन सा वो गैस है जो इफेक्ट करता है इसी चीज़ को, यानी कि इसकी वजह से क्या होता है, ये जो बाइंडिंग ऑफ क्या है ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन ये कम हो जाती है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये गैस है यानी कि पोल्यूटेंट है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसकी 200 to
300 टाइम्स ग्रेटर एफिनिटी होती है, ग्रेटर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन। यानी कि 200 to 300 टाइम्स इसकी, मतलब ये क्या करता है, ये इसके साथ क्या होता है, अटैच होता है। मतलब ऐसे समझाऊंगा मैं आपको, जो यहाँ पे CO है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इसको यहाँ पे बाइंड नहीं होने देता, किसको, ऑक्सीजन को, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये बाइंड हो जाता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। तो इसकी वजह से क्या होता है, फिर ऑक्सीजन की लेवल ब्लड में हमारे कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो 200 to 300 टाइम्स इसकी एफिनिटी होती है ज़्यादा, किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की, देन ऑक्सीजन। ठीक, और इसकी वजह से क्या होता है, फिर जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बाइंड होता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, और हमारी पूरी बॉडी में फिर फैल जाता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या बन जाता है, जब भी किसके साथ अटैच हो जाता है, बाइंड हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो यहाँ पे फिर एक और ये बन जाता है, उसको कहते हैं हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ पे फिर बन जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक कंपाउंड यहाँ पे फिर बन जाता है, विच प्रिवेंट्स ऑक्सीजन फ्रॉम बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। तो ये फिर इसको, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन रोकता है किसको, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A क्या है, करेक्ट ऑप्शन। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, नाइट्रोजन ऑक्साइड अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ बाय causing irritation to the eyes and skin, aggravating asthma problem, decreasing blood's ability to transport oxygen, या all of the above। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन नंबर B, ये कहता है एग्रेवेट एस्मा प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B क्या है, पे ऑप्शन नंबर B यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच आर द फॉलोइंग द मेन डिस्चार्ज फ्रॉम कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। तो हमें बताना है मेन डिस्चार्ज क्या है किनका, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स जो है, यानी थर्मल पावर प्लांट्स, जहाँ पे हम कोल करते हैं यूज एज ए फ्यूल। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है डिस्चार्ज किसका होता है, SPM। इसी तरह स्मॉग, फ्लाई एश, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लाई एश फिर निकलता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो और कौन सा केमिकल, अगर हम केमिकल की बात करें, वो है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसकी वजह से फिर क्या बन जाता है, एसिड रेन, ये भी आपको याद रखना है, एसिड रेन, N2O और प्लस SO2 ये बनाते हैं फिर एसिड रेन। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग विटामिन्स कंटेन मेटल एटम्स। तो इनमें से मेटल एटम जो है वो किसमें प्रेजेंट होता है, वो होता है किसमें, विटामिन B12, यानी कि इसका एक और नाम है सायानोकोबैलामिन। तो कौन सा कोबाल्ट जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इस तरह अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ब्लड में कौन सा होता है, ब्लड में होता है आयरन, यानी कि Fe, हीमोग्लोबिन। इसी तरह अगर हम यहाँ पे क्लोरोफिल की बात करें, क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट होता है, वो होता है मैग्नीशियम। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, विच आर द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। तो हमें बताना मिसमैच्ड यहाँ पे कौन सा है, विटामिन A ज़ीरोफ्थैलेमिया, तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज होती है, करेक्ट है। विटामिन D एरिकेटस, विटामिन K बेरेबेरी, या विटामिन C स्कर्वी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर C क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो विटामिन K की वजह से क्या बेरेबेरी नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो विटामिन K जो है ये किसके लिए है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। तो विटामिन्स के डिजीज जो हैं वो विटामिन्स और डिजीज रिलेटेड विटामिन्स ये आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि इसमें ज़रूर 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस लेक्चर को आप शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।